2025 में बायोपिक कह लो या रियल इवेंट पे कह लो, यही सब बन रहा है। बट ओ माय गॉड, या तो छावा ने डीपली इमोशंस को हिट किया है या फिर इस फिल्म ने। जब बायोपिक्स बनती हैं तो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, बट एक कहानी का पूरा प्लॉट कभी नहीं बदला जा सकता है। ऐसी असली कहानियों में जब आपको पूरी तरह से पता होता है कि क्या दिखाया जाएगा तो कैसे दिखाया जाएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। When what is known, how becomes very important। केसरी चैप्टर 2 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को कोर्ट रूम ड्रामा के साथ मिक्सअप करके हाईलाइट करके इस फिल्म में दिखाया जाता है। केसरी और केसरी चैप्टर 2 इन दोनों फिल्मों ने अपनी अपनी कहानी में एक एक रियल इवेंट को बहुत ही खूबसूरती से फिक्शनलाइज करके हमें दिखाया है। केसरी पार्ट 1 में आपको अक्षय कुमार के किरदार के साथ इक्वल कनेक्शन फील हो, इसके लिए रोमांस यानी कि लव लाइफ का भी एंगल दिखाया है, जो कि आपको किरदार के साथ ज्यादा कनेक्ट करता है। जबकि चैप्टर 2 में कहानी को रखने का तरीका ऐसा है जो आपको उस हादसे के साथ ज्यादा कनेक्ट करता है, ना कि पर्सनली किसी किरदार के साथ। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? 180 रुपए की टिकट में मैंने एक ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा देखा जहाँ पे दो काबिल वकील का रोल प्ले कर रहे हैं, एक तरफ अक्षय कुमार और दूसरी तरफ आर माधवन, जहाँ ये दोनों काबिल वकील सही और गलत की नहीं, हार और जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस फिल्म में एक हीरो की एंट्री नहीं दिखाई है, बल्कि एक बदलते किरदार की एंट्री जरूर दिखाई है, बी प्राक की 2-3 सुनहरी लाइन्स के साथ। अक्षय कुमार और आर माधवन के साथ आपको अनन्या पांडे और जाट फिल्म में नेगेटिव किरदार प्ले करने वाली एक्ट्रेस रेजिना ने मिस्टर नायर की पत्नी का किरदार निभाया है। उनका कुछ खास रोल नहीं है, पर सपोर्टिव रोल अच्छा है। अक्षय कुमार के मुवक्किल आर माधवन की अपने काम में काबिलियत दिखाने के लिए कुछ इस तरीके के वेल रिटन डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कानून की खूबसूरती ही यही है कि हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी कानून को तोड़ ही रहा होता है, पर कहीं कुछ दिखाया नहीं है कि वो इतने काबिल कैसे हैं। इतना अच्छा और काबिल लॉयर होते हुए भी इन्फ्लुएंस हो जाना और सही जानते हुए भी गलत की तरफ से लड़ना, टेस्ट और हिसाब बराबर। इन दोनों मूवीज की तरह केसरी फिल्म में भी आर माधवन का जो कैरेक्टर लिखा गया है, जो किरदार लिखा गया है, वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। बट एनीवेज, एक अच्छा एक्टर अपने कंधे पे लैक ऑफ राइटिंग का बोझ उठा सकता है। पूरी कहानी खराब नहीं होनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत रोल में ऊपर नीचे होता है तो परफॉर्मेंस की वजह से वो चीजें दब जरूर जाती हैं। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 14 मिनट की है, जिसमें लास्ट में 20-25 मिनट बचे ही होंगे, तभी सब कुछ खत्म हो जाता है, फाइनल हो जाता है कि कौन केस जीत गया, कौन हार गया। आपको लगेगा अब तो सब कुछ खत्म हो गया, आप फिल्म की एंड तक किस चीज को खींच करके दिखाएंगे। वहीं पे एक बढ़िया सा ट्विस्ट आएगा और आपके अंदर के डिटेक्टिव साइड को शांत करने के लिए सस्पेंसफुल तरीके से क्लाइमेक्स का खुलासा होता है। 4-6 डायलॉग्स, 2-4 सीन्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। फिल्म के शुरू में ही 2 लोकेशंस की स्टोरीज को सिनेमा के नजरिए से कनेक्ट करके फटाफट से 15-18 मिनट में कहानी के प्लॉट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां एक तरफ किसी को उसकी आइडेंटिटी के लिए उपाधि दी जा रही है और दूसरी तरफ कोई किरदार अपनी आइडेंटिटी के लिए ही सब कुछ खो रहा है। नहीं समझ में आया ना? रिव्यू देखो, फिल्म देखो, फिर आके रिव्यू देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। शुरू के 15-20 मिनट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सिनेमैटिक नजरिए से भी सेट वेट एकदम रियल लगता है, कुछ भी बनावटी नहीं लगता है। उसके बाद एक शॉट है, बंदूक के ट्रिगर के बीच से विलेन के फेस पे कैमरा फोकस करते हुए जाता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे गाने डालकर मूवी का छीछा लेदर नहीं किया है, बल्कि पुराने गानों की सही लाइंस का इस्तेमाल बहुत ही एक्यूरेट सीन्स में किया है। तेरी मिट्टी वाले गाने की एग्जैक्ट सेम लाइंस पर्टिकुलरली एक सीन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं। लाइक आई सेड, व्हेन व्हाट इज नोन हाउ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2-4 बातें कम भी अच्छी लगी। बैकग्राउंड में फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए जो और एक्टर्स दिख रहे हैं, अंग्रेजों की एक्टिंग जिन्होंने की है, पैसा काटो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसी डिटेलिंग पे काम नहीं करने की वजह से ही फिल्म में, फ्रेम में, सीन्स में, शॉट्स में डेप्थ कम आती है। एक तो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन ज्यादा है, दूसरे एक्सेंट का इशू होता है। मैं इंग्लिश कंटेंट भी इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखती हूँ, तो यहाँ पे तो सबटाइटल था ही नहीं। दूसरे कुछ चीजें बिल्कुल साफ साफ सुनाई भी नहीं दे रही थी। सबटाइटल होता तो समझ में आता कि क्या बातचीत चल रही है। आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म। मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी तो कुछ ना कुछ स्पॉइलर दे दूंगी। जो फिल्म को फिल्म मेकिंग के नजरिए से देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा थोड़ी सी हाई ही होती हैं। जहाँ फिल्म में बाकी लोग अपने अपने फॉर्मल आउटफिट में नजर आते हैं, वर्दी में, काले कोट में, वहीं अनन्या पांडे के ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सनालिटी को दिखाने के लिए उनके आउटफिट्स को बहुत ही थॉटफुली इन्वॉल्व किया है। शी इज वेयरिंग साड़ी, जो उनकी पर्सनालिटी का ट्रेडिशनल साइड दिखाता है, बट पुटिंग वेस्टर्न डिटेल्स इनटू हर आउटफिट्स इज गिविंग मॉडर्न वाइब्स आल्सो। बट साड़ी की वजह से ओवरऑल रिफ्लेक्शन इंडियन पावर ड्रेसिंग का ही डोमिनेट होकर के आता है। केसरी चैप्टर 2 एक ऐसे इंसान और ऐसे इवेंट की कहानी है जिसने सिर्फ जनरल डायर को ही नहीं, पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था। हर क्रांतिकारी की लड़ाई हथियारों की नहीं थी, कुछ
कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ शब्दों से जीती गई थी। ऐसी ही एक कहानी है शंकर नायर की केसरी चैप्टर 2 में। मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म। 4 आउट ऑफ 5। न्यू कमर हो, स्टार किड हो, रोल में फिट हो, बस अनन्या पांडे, वेल डन फॉर दिस रोल। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।